Psychology is the science of human behavior. It includes studying human behavior having 5 known bases. Which of the following is not a known base of psychology? अब हमारा क्वेश्चन क्या है जी, तो ये कह रहे हैं यूट्यूब पे लेक्चर क्यों लेते पॉलिटिकल। हैं? ऑलरेडी मैं लेक्चर ले चुका हूँ। कल शाम को मैंने 30 क्वेश्चन लिए थे, 30 क्वेश्चन सुबह लिए थे, आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या था, 5 पॉलिटिकल। नॉन बेसिस है जी, म्यूट कीजिए। 5 नॉन बेसिस हैं, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, तो वो थे हमारे बायोलॉजिकल, साइकोडायनोमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक। ठीक है, तो ये 5 नॉन बेसिस है साइकोलॉजी के। अगर आपको ये थोड़ा डीप में आपको इसके बारे में जानना है, तो जो हमारे मैम है श्रुति मैम, वो साइकोलॉजी की क्लासेस लेते हैं, तो वो आपको इनके बारे में अच्छे से समझाएंगे कि बायोलॉजिकल जो ह्यूमन का जो नॉन बेस है ना, जो 5 होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बायोलॉजिकल में क्या क्या आएगा, साइकोडायनेमिक में क्या आएगा, बिहेवियरल में क्या आएगा। तो बायोलॉजिकल सिंपल आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, हमारे जो नर्व्स हैं उनसे रिलेटेड होगा। ठीक है, साइकोडायनेमिक किसी चीज के बारे में विचार करना, ठीक है, उससे रिलेटेड है। बिहेवियरल मतलब किस तरह से एक ह्यूमन बॉडी, एक जो ह्यूमन है वो बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक नॉन बेस हो गया उसका, ह्यूमन साइकोलॉजी का। देन कॉग्निटिव, कॉग्निटिव का मतलब कोई नई चीज क्रिएट करना। ठीक है, लाइक अगर आप कहते हो ना कुछ नई चीज को जन्म देना, लाइक कोई नई स्किल परफॉर्म करना, तो ये सब कॉग्निटिव के अंदर आता है। एंड देन ह्यूमनिस्टिक, अब ह्यूमनिस्टिक में आता है जो ह्यूमन रिलेटेड चीजें हैं वो इसके अंदर आएंगी। ठीक है, तो ये 5 नॉन बेसिस हैं। अब ज्यादा आपको डिटेल में पूछना है तो जो हमारी मैम है श्रुति मैम, वो क्लास लेंगी, उनके अंदर आपको समझा देंगी कौन कौन से ये नॉन बेसिस है और कौन कौन से इनका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जो हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया होगा। फिजिकल, फिजिकल किससे होगा, जो हमारा बायोलॉजिकल था वो आ जाएगा। कल्चरल, जैसे ह्यूमनिस्टिक आ गया। ठीक है, जो 5th वाला था ना ये वाला, तो ये आ जाएगा कल्चरल से रिलेटेड। एंड देन पॉलिटिकल, तो पॉलिटिकल कोई इन्वायरमेंट तो नहीं हो सकता। ठीक है, कि पॉलिटिकल किसी की जो ह्यूमन साइकोलॉजी है उस पर तो रिलेट नहीं कर सकता ना, तो ये चीज। देन इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंट कैसा होगा आपका, मान लो जो आपका बिहेव है किसके, आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से होगा ना, कैसे आप लोगों को देख पा रहे हो, कैसे उनको ऑब्जर्व करते हो, ये चीज आएगी। ठीक है, और कोई डाउट? इनका डाउट है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ लर्निंग। अब यहाँ पे हमें 5 थ्योरीज दी गई हैं। ठीक है, किसकी, लर्निंग की, कि कैसे कोई सीखता है। ठीक है, कोई कैसे इंसान कैसे सीखता है, तो उनमें क्या क्या है। उन्होंने 5 थ्योरीज दी थी, जैसे कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, ठीक है, ओपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इनसाइड थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये हमारी थ्योरीज थी। और उन थ्योरीज के अंदर एक्सपेरिमेंट जब किया साइंटिस्ट ने, तो उसके अंदर कुछ जानवरों का यूज किया गया। ठीक है, तो उन जानवर, कौन सी थ्योरी में किस जानवर का यूज किया गया, हम वो देख लेते हैं, जिससे आपको आसानी से याद होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन मैं बताऊं क्या था, सिंपल आपको मैच करना था कि कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी के अंदर कौन से जानवर का यूज किया गया, ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर कौन से जानवर का यूज किया गया, एंड देन जो लास्ट हमारा इनसाइड थ्योरी के अंदर कौन से जानवर का यूज किया गया। ठीक है, तो ये जो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी थी, जो सबसे पहले थ्योरी हमारी है, वह कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, जो किसने बनाई थी, इवान पेवलोव ने। या आप सिंपल पेवलोव भी याद रख सकते हो, ये नोट कर लीजिए कि कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी किसने बनाई, पेवलोव ने बनाई। अब पेवलोव ने क्या किया, रिसर्च करने के लिए कि कैसे एक इंसान, यानी कि कैसे कोई सीख सकता है, किस तरह से हम किसी चीज को सीख सकते हो। ठीक है, तो ये रिलेटेड तो ह्यूमन से है, लेकिन एक्सपेरिमेंट जानवरों पे किए गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि जैसे एक कुत्ता था, ठीक है, एक डॉग था, उसको पहले खाना दिया गया, खाना उसको दिखाया गया। ठीक है, तो जब उसको खाना दिखाया जाता तो उसके मुंह में सलाइवा आ रहा था, यानी कि जो लार कहते हैं ना, कि खाना देखते इसके मुंह से लार टपक पड़ती है। ठीक है, तो वैसे ही क्या हुआ, उसके कुत्ते के मुंह से लार टपक पड़ी। तो यहाँ पे एक कप भी रखा गया था, उसमें मेजर किया गया था कि कितना सलाइवा आ रहा है, कितनी जो लार आ रही है उसके मुंह से निकल रही है। ठीक है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग डिवाइस भी उसके अंदर लगाया गया। तो ये सब चीज थी। तो बेसिक से इसमें क्या था, समझने वाली चीज को क्या थी, कि जब पहली बार इवान पेवलोव ने खाना दिया तो कुत्ते के मुंह से लार टपक पड़ी, सलाइवा टपक पड़ा। ठीक है,
तो उसको पता चला कि ये कंडीशन में अगर मैं मान लो खाना दे रहा हूँ इस एक कंडीशन में, तो उसके मुंह से लार टपकेगी, ठीक है। सेकंड डे उसने क्या किया, ठीक है, फर्स्ट डे तो उन्होंने खाना दे दिया, सेकंड डे क्या किया, सिर्फ एक घंटी बजा दी, ठीक है, जैसे रिंग होती है ना, उसको बजाया, तो क्या हुआ कि जो कुत्ते ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अगर मान लो उसको पता चल रहा है कि खाने की खुशबू से उसको पता चल रहा है कि हाँ मुझे खाना मिलेगा, मेरी भूख मिटेगी, तो उसके मुंह में पानी आएगा ना, ठीक है। अगर उसके सामने घंटी बजाते रहोगे तो उसको क्या रिस्पॉन्स होगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, बिल्कुल जीरो रिस्पॉन्स। तो ये चीज थी, ठीक है। थर्ड डे क्या किया गया, जब उसको खाना दिया जा रहा था, उसको खाना दिया गया, साथ में घंटी बजाई गई, ठीक है, बेल को रिंग किया गया। जब इस बेल को रिंग किया और साथ में खाना दिया, तो क्या हुआ, जो उसके मुंह में पानी था वो आ गया, ठीक है, जो सलाइवा आना था तो वो क्रिएट हुआ, ठीक है। तब इससे क्या पता चला कि पहले खाना देने पे उसकी लार आ रही थी, घंटी बजाने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब जब खाना दिया जा रहा है, साथ में घंटी बजाई जा रही है, तो उसको पता चल गया कि मुझे अगर घंटी बजाई जा रही है तो इसका मतलब खाने का टाइम हो चुका है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा रेफरेंस मिल गया, ठीक है। तो ये थर्ड कंडीशनिंग हो गई। और फोर्थ कंडीशन में क्या हुआ कि जब मान लो उसमें क्या किया गया, नेक्स्ट डे पहले उसको घंटी बजाई गई, ठीक है, खाना नहीं दिया गया, पहले पहले घंटी बजाई गई। तो जैसे उसने घंटी की आवाज सुनी, उस रिंग की आवाज सुनी, तो उसको पता चल गया कि अब खाने का टाइम हो गया, क्योंकि पिछले दिन क्या किया गया था, जब घंटी बजाई गई थी तब खाना भी दिया गया था। तो ये एक कंडीशनल थ्योरी थी कि अगर मान लो हम घंटी बजाएंगे तो बच्चे उसको क्या लगेगा कि हाँ मुझे ये लगेगा कि खाना मिलने वाला है, ठीक है, कुत्ते को ये लगा कि घंटी बजने पे खाना मिलेगा, सिंपल सी बात। तो उसी तरह है, अगर मान लो हम कहेंगे बच्चों को जाके क्लास के अंदर, तो गुड मॉर्निंग ऑल, आज हम बात करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम सिंपली कहेंगे ना आज हम बात करने जा रहे हैं, तब भी बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ आज नए लेक्चर की बात होने जा रही है, ठीक है। या फिर मैं कहूंगा आज चलो हम शो करता हूँ आपको, तो उनको पता चल जाएगा कि मैं कुछ डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये सब चीज आप रिलेट कर सकते हो ह्यूमन साइकोलॉजी से, ठीक है। तो सिंपल से यही था कि जो कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी थी, सॉरी जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी थी जो पैवलोव ने बनाई थी, उसमें एक डॉग का यूज किया गया। कैसा एक्सपेरिमेंट किया, खाना दिया उसको और घंटी बजाई, ये एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब जो दूसरी थ्योरी थी हमारी, उसमें क्या था, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, कि एक इंसान कैसे सीख सकता है, ट्रायल कर करके, यानी मतलब चीजों को कर करके देख देख के सीख सकता है। तो इसमें क्या था, एक बिल्ली को, एक कैट को एक बॉक्स के अंदर रखा गया, ठीक है। जैसा बॉक्स आप देख पा रहे हो उसमें कुछ वायर लगाई हुई है, डोरी लगाई हुई है, ठीक है, और एक वो जो डोरी है वो लटका दी गई है बॉक्स के अंदर, ताकि अगर उसके ऊपर बिल्ली उसको पुल करेगी, खींचेगी, तो उसका डोर खुल जाएगा। जैसा आप सिंपल देख पा रहे हो ना, अगर यहाँ से इसको नीचे करेगी तो यहाँ से ओपन हो जाएगा, बस सिंपल सी बात, क्योंकि स्प्रिंग लगे होंगे और ये ट्रैप डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप सब समझ पा रहे हो, ठीक है। इसके अंदर बिल्ली को बंद किया, देन क्या किया, यहाँ पे ग्लास लगा हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिए ग्लास लगाओ ताकि उसको देख पा रहे हैं, ठीक है, बिल्ली क्या रिस्पॉन्स कर रही है। तब अब बिल्ली को अंदर सांस लेने में दिक्कत होगी, इतना आपको पता ही है, ठीक है। तो उसने बाहर निकलने के लिए हाथ पैर मारना शुरू किया, क्योंकि अंदर अंधेरा है, उसको कुछ दिख भी नहीं रहा है ना। उसने हाथ पैर इधर उधर मारना शुरू किया। जैसे ही उसके हाथ में वो डोरी आई, ठीक है, उसने थोड़ा सा उसको खींचा, तो ये जो डोर था वो खुल गया, ठीक है। अब जब सेकंड टाइम उसको वापस उस बॉक्स के अंदर भेजा गया, तो क्या हुआ, अब उसको पता चल चुका था कि यहाँ इस डोरी के पास, मतलब इस जगह के पास क्या है, कुछ वायर लगी हुई है जिससे कि ये मेरा गेट खुल जाएगा। तो ये क्या हुआ कि हमारी जो गलतियां हैं, या फिर हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे भी हम सीख पाते हैं, या फिर हमने कुछ गलती की, उस गलती से सीख के हम कुछ सीख पा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, ठीक है। कुछ चीजें अपने आप भी हो जाती हैं, ठीक है, कुछ को एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कुछ बार बार करने से होती हैं। तो ये थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जो किसने बनाई थी, थॉर्नडिके ने, ठीक है। ये भी आपने याद रखना है, थॉर्नडिके ने बनाई ट्रायल एंड एरर थ्योरी, और इसमें किसका यूज किया गया, एक बिल्ली का यूज किया गया, ताकि वो ट्रायल कर सके, वो एक्सपेरिमेंट कर सके कि कैसे इस गेट को खोला जाए। ओके, तो ये था ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो आप इनको कैसे याद रख सकते हो, पहले हम चारों थ्योरी के बारे में जान लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा आप किस तरह से इनको इजी तरीके से याद कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई सेकंड। अब थर्ड की बात करें हम, तो थर्ड में क्या है, इनसाइड थ्योरी, ठीक है। तो इनसाइड थ्योरी में दो तरह के आपको पिक्चर देखने को मिलेगी। एक तो सिंपल की, एक जो चिंपांजी है उसको एक केस के अंदर डाला जा रहा है, जेल के अंदर डाला जा रहा है, सिंपल मैं कहूं तो जेल के अंदर उसको डाल दिया,
और उसके हाथ में 2 डंडियां दे दी, ठीक है, 2 लकड़ी की डंडी या स्टील की डंडी जो एक दूसरे को मिला के एक लंबी डंडी बनाई जा सकती थी, इस तरह की एक उसको डंडी हाथ में दे दी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, पहले उसने एक डंडी से ट्राई किया कि मेरे केले इधर हाथ आ जाए, ठीक है, वो नहीं हुआ, ठीक है। तब उसने क्या किया, उसने एक विचार किया कि क्यों ना मैं 2 अगर मैं डोरी जो डंडी है उनको मिला दूं, एक लंबी डंडी बना लूं तो मेरा हाथ आ जाएगा, ठीक है। तो ये उसके अंदर से एक मोटिवेशन आई, ठीक है। तो ये थी इनसाइड थ्योरी कि कैसे वो जो चिंपांजी है वो कैसे केलों को हासिल कर सकता था। अब दूसरी पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कुछ बॉक्सेस रखे हुए लकड़ी के, ठीक है। अब उसके ऊपर चढ़ के उसके ऊपर ट्राई किया कि मेरे हाथ केले आ जाए, पर हाथ उसके केले आए नहीं, ठीक है, क्योंकि आप देख पा रहे हो अगर वो पूरा खड़ा हो जाएगा, ठीक है, पूरा वजन इस साइड आ जाएगा तो ये डब्बे नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो उसने क्या किया, सिंपली नीचे से एक स्टिक उठाई जो लंबे वाली है, और जो केले हैं, जो डोरी है, रस्सी है, उसके ऊपर मारी और वो केले नीचे आ गए। तो ये थी इनसाइड थ्योरी कि ये चीज ना करते हुए हम दूसरी चीज को अपनाए, या फिर इस चीज को हमने अच्छे तरीके से कैसे परफॉर्म करना है, उसको क्या कहेंगे, इनसाइड थ्योरी। जो किसने बनाई थी, कोहलर ने बनाई थी, ठीक है। कोहलर आप नोट कर लीजिए, इनसाइड थ्योरी बनाई थी कोहलर ने, चिंपांजी का इसमें यूज किया गया था। ओके, सो नेक्स्ट थ्योरी हमारी ये थी हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब याद रखिएगा यहाँ 2 है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसमें डॉग का यूज किया गया था, कुत्ते का यूज किया गया था। जो नेक्स्ट है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी या रेनफोर्समेंट थ्योरी के नाम से भी आप इसको जान सकते हो, ठीक है, उसके नाम से भी आप याद रख सकते हो। किसने बनाई थी ये, बीएफ स्किनर ने, ठीक है। ये जो 4 मैंने थ्योरीज आपको बताई इनमें से कम 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो आपको बहुत अच्छे से इनको याद रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी थी उसके फादर कौन थे, या फिर उसको किसने बनाया था, तो बीएफ स्किनर आपने याद रखना है। अब ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, ठीक है, या फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग से क्या मतलब है, सिंपल, जिसके अंदर आपको सफलता हासिल करने पे कुछ आपको अच्छी चीजें मिले, ठीक है, इनाम मिले, और असफलता हासिल होने पे या फिर उस काम को अच्छी तरह परफॉर्म ना करने पे आपको सजा मिले। तो ये था ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, जो बीएफ स्किनर थे उन्होंने एक ट्रैप बनाया, ठीक है, ग्लास लगा हुआ था ऊपर, जैसे आप देख पा रहे हो, यहाँ होल्स कर दिए गए हैं ताकि हवा जा सके उसके अंदर, ठीक है, एयर पास हो सके, और उसमें ग्लास लगा दिए गए चारों ओर, नीचे लगा दी इलेक्ट्रिकल ग्रिड, तो जिसमें बिजली वहन हो रही थी, मतलब बिजली को उसमें छोड़ा गया, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, तार बिजली दे दी गई, शॉक जनरेटर लगा दिए गए, ठीक है, डिस्पेंसर ट्यूब लगा दी गई, तो सब चीजें इसके अंदर इंक्लूड कर दी गई। अब वो चूहे को क्या करना है, अब चूहे को बाहर निकलना है, तो क्या करेगा, अगर उस बटन को प्रेस करेगा तो क्या होगा, वो जो ये डोर लगा हुआ है ओपन हो जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ठीक है, और वो खाना खा लेगा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन थी कि मान लो अगर वो नहीं कर पाता, अगर वो गलत काम करा, तो जो शॉक थे, मतलब बिजली के जो झटके थे वो उसको लग रहे थे इन ग्रिड की वजह से, ये जो ग्रिड देख पा रहे हैं ना आप, इनकी वजह से ग्रिड लग रहे, वो झटके लग रहे थे। तो आप इसको सिंपल ऐसे याद रख पा रहे हो कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में क्या हुआ था, ऑपरेंट कंडीशनिंग मतलब जिसके अंदर आपको सजा भी मिले और सफलता हासिल करने पे आपको इनाम भी मिले। कैसे, जैसे मान लो आप जब छोटे थे, जैसे मैं पिछले सेशन में भी ऐसे एग्जांपल दिया था कि जब आप छोटे थे, जब आपका टेस्ट लिया जाता था 5th 4th क्लास के अंदर, तो क्या करते थे, अगर आपको कहते थे जी आप टेबल सुनाइए 10 की, अगर आपने 10 की टेबल सुना दी फिर तो आपको इनाम मिलेगा, आपके घर वाले भी आपको चॉकलेट देंगे, ठीक है, आपकी जो टीचर है वो भी आपको चॉकलेट देंगे, तो ये सब आपको इनाम के तौर पे दिया जाता था। लेकिन अगर आप टेबल नहीं सुना रहे हो, ठीक है, तो क्या करेंगे, टीचर आपको मारेंगे ना, आपको थप्पड़ मारेंगे या मुर्गा बनाएंगे या फिर डंडी से आपके हाथ पे मारेंगे। आप सबने मार खाई भी होगी, मोस्ट ऑफ आप सबने मार खाई होगी, ठीक है। तो ये सब चीज थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी में। क्या था इसमें, इसको आप रेनफोरेस्टमेंट थ्योरी के नाम से भी जान सकते हो, किसने बनाई, बीएफ स्किनर ने। इसमें था कि गलती करने पे आपको सजा मिले और सही काम करने पे, सफलता हासिल करने पे आपको इनाम मिले, ठीक है। तो इसमें किसका यूज किया गया था, एक चूहे का यूज किया गया था। तो सिंपल इस तरह आप इनको याद रख सकते हो। तो अब बात करनी है हमें कि कैसे इनको याद रखें, जो ये वो थे जो हमारे एनिमल्स थे, इनको कैसे याद रखें। सिंपल आपने क्या करना है, जो क्लासिकल कंडीशन कौन सी थी, क्लासिकल, बिल्कुल क्लासिकल कंडीशन कौन सी होगी कि घंटी बजाने पे अगर कुत्ते के मुंह में पानी है तो क्या होगी, क्लासिकल कंडीशनिंग होगी, ठीक है। किसने बनाई थी, पैवलोव ने।
अगर आप 2-4 बार इनको पढ़ोगे अच्छे से, चारों पांचों जो थ्योरी उनको पढ़ोगे तो वैसे ही आपको याद हो जानी है। लेकिन फर्स्ट क्या, सिंपल क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में क्या था, घंटी बजाने पे कुत्ते के मुंह से लार टपक रही थी, ठीक है, उसके मुंह में पानी आ रहा था। सेकंड है कि बिल्ली ने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो हमारी बिल्ली मौसी है ना, जो छोटे बच्चे कहते हैं हमारी बिल्ली मौसी, उसने एक्सपेरिमेंट किए, हाथ पैर मारे, तब जाके उसको जो केस था, जो केस थी, उससे छुटकारा मिला। आप इस तरह से याद रख सकते हो कि ट्रायल एंड एरर, आप समझ पा रहे हो ना, ट्रायल किए उसने, ठीक है, उसमें असफलता भी प्राप्त हुई, लेकिन आखिर में उसको सफलता प्राप्त हो ही गई हाथ पैर मारने से, ठीक है। पहली बार उसने इधर उधर हाथ पैर मारे तो सडनली उसके हाथ में वो जो रोप थी वो आ गई, ठीक है। सेकंड टाइम उसको क्या हुआ, पता चल गया कि हाँ, अगर मैं यहाँ पे हाथ मारूं इस जगह पे, तो वो मेरी जो डोरी है, जो हमारी रोप है, वो हाथ आ जाएगी और मैं बाहर निकल जाऊंगी। तो ये थी ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ठीक है, कि बिल्ली मौसी ने हमारे हाथ पैर मारे थे ट्रायल एंड एरर के अंदर। थॉर्नडिके ने बनाए थे, ये भी आपने याद रखना है। देन इनसाइड थ्योरी। अब इनसाइड थ्योरी, किसके दिमाग में आइडिया आया था कि अगर मैं 2 डंडे मिला दूं तो मेरे को केले मिल जाएंगे? तो किसके दिमाग में आइडिया आया था ये आया था चिंपांजी के, ठीक है। किसने बनाई थी ये थ्योरी? कोलर ने बनाई थी, ठीक है। तो इस तरह आपने याद रखना है। जो लास्ट थी, अब शौक किसको दिए गए थे? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी क्या थी? सिंपल आप याद रख सकते हैं कि इसमें भी एक कंडीशन है, ठीक है, कि सफलता मिलने पे आपको इनाम मिलेगा और असफलता मिलने पे आपको क्या होगा, सजा मिलेगी, आपको करंट के शौक दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने याद रखना है। अब शौक किसको लगे थे? चूहे को शौक लगे थे, ठीक है। बिजली के झटके किसको खाने पड़े थे? एक चूहे को झटके खाने पड़े थे। तो इस तरह से आप इन चीजों को याद रख सकते हो, सिंपल, ओके। तो अब यहाँ पे देखना है हमारा जो क्वेश्चन है उसको हम कैसे सोल्व करें। अगर ये आपका डाउट है तो मैं आपको बता दूं, सिंपल, अब मैंने आपको याद करवा दिया कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर कौन से जानवर का यूज किया गया था, ठीक है। ट्रायल एंड एरर थ्योरी के अंदर किसका यूज किया गया, और जो इनसाइड थ्योरी थी उसमें किसका यूज किया गया। तो सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पे जो लगा हो ना, फर्स्ट कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, कि कुछ कंडीशन बनाई गई थी, उस पर रिस्पॉन्स आया था, तो किसका किसने रिस्पॉन्स दिया था? कंडीशन क्रिएट करने पे किसने रिस्पॉन्स दिया था? मुझे जवाब दीजिए, आप पावलार बताइए ने, किसने कुत्ते ने, रिस्पॉन्स दिया था? जी कुत्ते। बिल्कुल, घंटी बजाने पे कुत्ते ने अपने मुंह में पानी लेके आया था, उसने लार टपकाई थी, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड ऑप्शन है, देखिए यहाँ पहले देख लीजिए आप, सिंपल सी बात, कुत्ते लगाई थी, तो यहाँ देखिए कुत्ता कहाँ पे है? पी पे नहीं है, यहाँ पे क्याऊ पे हमारा डॉग है, ठीक है। कुत्ता कहाँ पे? क्याऊ पे है, क्याऊ के आगे डॉग दिया हुआ है। ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट हमारा क्याऊ कहाँ है? बी के अंदर और डी के अंदर, ठीक है। तो अब इनको आप हाईलाइट कर लीजिए, बी और डी हो सकता है, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन देखिए, सेकंड है हमारे पास ट्रायल एंड एरर थ्योरी। अब ट्रायल और एरर से क्या समझ आता है आपको कि किसी ने बिल्ली। ट्राई किया था कुछ, जी बिल्ली, बिल्कुल, बिल्ली ने ट्राई किया था, हाथ पैर मारे थे, जी, बिल्ली ने हाथ पैर मारे थे बाहर निकलने के लिए। तो बिल्ली देखिए किस पे आ रहा है? पी पे सनराइज पे। चिंपांजी आ रहा है, यू पे डॉग आ रहा है, और आर पे आ रहा है हमारा बिल्ली, ठीक है। आर पे कैट आ रही है, ठीक, जी। तो अब देखिए हमारे कौन कौन से हाईलाइट किए थे? बी और डी हाईलाइट किए थे। तो बी में देखिए क्या पहले आ गया, आर आना चाहिए ना सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो क्या आएगा? आर आ गया। तो सिंपल सी बात, अब इसके अंदर कहीं भी पे भी क्या और आर नहीं आ रहा, आप देख पा रहे हो, फर्स्ट क्या नहीं आ रहा, सेकंड आर नहीं आ रहा, सिंपल एक जो है बी ऑप्शन इसके अंदर आ रहा है। तो तीसरी चीज आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है, चिंपांजी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिंपल आप 20 ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। अब सभी को ये क्लियर है क्वेश्चन? यस सर, क्लियर सर। तो मैं बताऊं आपको, ये एक क्वेश्चन इस मॉडल टेस्ट में दिया हुआ है, और जो हमारी भारत स्किल क्वेश्चन बैंक है उसके अंदर आई थिंक 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन है जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, जिनको मैच काफी करना हैं है और वो आपको। काफी मतलब मिसिंग भी है जी, कंप्लीट वो है। मिसिंग भी है, और क्वेश्चन भी काफी, आई थिंक 5 से 6 जो क्वेश्चन है, और एक दो क्वेश्चन इनकम्प्लीट भी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है, सिंपल आपने मैच करना है उनको, और कुछ भी नहीं करना, मैच करना है, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको डाउट हो? सर ऐसे और हो तो बता दीजिए, मैचिंग मॉडल। जी ऐसा है कि अभी मेरे पास कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चंस है हमारे पास जो मिसिंग थे या फिर जो मैचिंग टाइप क्वेश्चन थे। आई थिंक गौरव सर ने पहले इस पे क्लास ली है, अगर वो मेरे पास पीडीएफ उनको मिल जाती है उनसे तो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो और एक चीज मैं आपको बताऊं, जो हमारा सेकंड यूनिट है, सेकंड चैप्टर है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग,
काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आपको पूछ सकते हैं, कम से कम आपके 3 से हेलो। क्वेश्चन तो इसमें से जरूर आएंगे। हेलो जी बोलिए। हेलो इनका क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया आपके ग्रुप में। अगर आप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए तो आप स्किल मास्टर यूट्यूब चैनल है, वहां से लेक्चर भी देख सकते हो दोनों, जो आज सुबह का और का है। एंड देन जो पीडीएफ है वहां उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कीजिए ग्रुप के अंदर, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अब इनका क्वेश्चन वॉइस है ब्रेक सर हो रही है क्लियर आपकी रिटेंशन। थोड़ी। हो रही है आपकी जी, वेट ए सेकंड। तो इनका क्वेश्चन है क्लियर रिटेंशन और रिफ्लेक्शन। सिंपल मैं टर्म बता दूं, बाकी सब म्यूट कीजिए। तो इसमें क्या था जी, मैं आपको बताऊं, एक सेकंड। रिटेंशन और रिकलेक्शन में क्या आएगा? रिटेंशन क्या होता है? किसी चीज को बनाए रखना, ठीक है। अगर मान लो मैंने आपको कोई एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, सिंपल सी बात, रिकलेक्शन और रिटेंशन में क्या आएगा? अब आ रही है सबको आवाज क्लियर? हाँ मुझे आ रही है। बाकी सबको? यस सर। आ रही है सर, यस ओके। तो इसमें क्या था रिटेंशन और रिकलेक्शन के अंदर? रिकलेक्शन क्या होता है? किसी चीज को दोबारा याद करना, ठीक है। रिकलेक्शन क्या होता है? मैंने मान लो ये क्वेश्चन आपको सबको बता दिया, 50 क्वेश्चन आपके सेशन में बता दिए, ठीक है। एग्जाम टाइम के अंदर 50 क्वेश्चन सेम के सेम यही याद करें, ठीक है। तो अब आप याद करोगे ना कि कौन कौन से सर ने बताए थे, कौन कौन से आंसर थे इनके, तो ये सब चीजें आपने याद करनी है, ठीक है। तो रिकलेक्शन क्या होता है? किसी चीज को दोबारा याद करना। और दूसरा कौन सा हमारा? रिटेंशन। रिटेंशन होता है मतलब किसी चीज को बनाए रखना, ठीक है। बनाए रखना मतलब अगर मान लो मैंने आपको 50 क्वेश्चन ये करवा दिए, आप डेली पीडीएफ खोल के देख रहे हो, ठीक है। पीडीएफ से चेक कर रहे हो कि हाँ मेरा आंसर अभी भी सही आ रहा है, या फिर वीकली आप चेक कर रहे हो कि आंसर सही है क्या। तो ये होता है रिटेंशन, किसी चीज की, किसी चीज को, किसी याद को बनाए रखना, ठीक है। ये होगा रिटेंशन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 37 ये पूछ रहे हैं, देख लेते हैं 37 का क्या आएगा जी। अब इसमें सिंपल पूछा हुआ कि अगर दो मशीन आप प्लेस कर रहे हो एक वर्कशॉप के अंदर, तो उनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा? तो सिंपल 1.5 मीटर उसका सिंपल डिस्टेंस होगा, कि एक मशीन से दूसरी मशीन के बीच का स्पेस 1.5 मीटर होना चाहिए, यानी कि सिंपल सी बात 150 सेंटीमीटर उसके अंदर आपका गैप होना चाहिए। ये गैप किस लिए रखा जाता है? कई पर्पस हो सकते हैं, मल्टीपर्पस हो सकते हैं। मतलब कि मान लो पहले तो जो हीट क्रिएट करते हैं, ठीक है, अगर मान लो कोई मशीन चल रही है तो आप सबको पता है कि वो हीट जनरेट करेगी, यानी कि गर्मी पैदा करेगी। उस गर्मी को निकालने के लिए वेंटिलेशन के लिए इनका यूज किया जा सकता है, ठीक है। या फिर जो कोई वर्कर काम कर रहे हैं उसके खड़े होने के लिए उस जगह को यूज किया जा सकता है। तो काफी जो चीजें हैं जिसके लिए इसको यूज किया जाता है कि 1.5 मीटर का जो डिस्टेंस है वो क्यों रखा जाता है, ठीक है। तो आप भी अपने इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हो, आप अपने वर्कशॉप जब लेआउट करो, जब उनको प्लेस करो मशीन्स को, तो आपने ध्यान रखना है कि मिनिमम जो डिस्टेंस है ना वो 1.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। वेंटिलेशन के लिए भी और जो वर्कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी, ओके। ओके, नेक्स्ट था इनका क्वेश्चन स्मार्ट। आई थिंक इसके अंदर हमें देखना ही पड़ेगा, सर्च हो नहीं रहा है। तो स्मार्ट का क्या मीन था जी? जी वेट वेट, सभी की क्वेश्चन मैं आंसर दूंगा। स्मार्ट का क्या मतलब होता है? अब स्मार्ट कुछ ऑब्जेक्टिव्स है स्मार्ट के अंदर ही छुपे हुए, ना कि अपने को सिर्फ इसकी फुल फॉर्म याद करनी है, इनके जो उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव है, वो भी याद रखने हैं। अगर आप किसी चीज को स्मार्टली कर रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने फ्यूचर गोल्स को स्मार्टली क्रिएट कर रहे हो, स्मार्टली उनको मैनेज कर रहे हो, तो क्या होगा? स्मार्ट का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट हमारा एस से जो डिनोट होगा वो होगा स्पेसिफिक, मतलब कि आपका जो गोल क्या है, ठीक है।
तो स्पेसिफिक का क्या मतलब हुआ कि मान लो आपने क्या बनना है जिंदगी के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ आपने क्या बनना है। मैंने इंस्ट्रक्टर बनना है, ठीक है। मैंने इंस्ट्रक्टर बनना है, ये मेरा स्पेसिफिक गोल है, ठीक है। व्हाट डू यू वांट टू डू? मैंने इंस्ट्रक्टर बनना है, तो मैंने आईटीआई के अंदर पढ़ाना है, दूसरों को मैंने पढ़ाना है, ठीक है। अब उसके बाद मेजरेबल, हाउ विल यू नो व्हेन यू हैव रीच्ड इट? अब आपको पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम में वो कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। जैसे आपने पहले अगर आईटीआई इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको पहले तो आईटीआई करनी पड़ेगी या बीटेक करनी पड़ेगी, पॉलिटेक्निक करनी पड़ेगी। तो उनमें से एक कोई क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, ठीक है। तो पहले आप आईटीआई में एडमिशन लोगे। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूँ, अगर आप आईटीआई में एडमिशन लोगे, 1 साल की आपने आईटीआई कर ली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपने सीटीआई में एडमिशन ले लिया, दूसरा साल हो गया। अब उसके बाद भी आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। आईटीआई कर ली, सीटीआई कर ली, उसके बाद भी आपको इंस्ट्रक्टर की जॉब के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आपने 3 साल प्राइवेट आईटीआई के अंदर जॉब करी या कोई प्राइवेट सेंटर के अंदर जॉब करी, एज ए इंस्ट्रक्टर आपने जॉब करी। तो आपको पता है कि हाँ मुझे 5 साल तो कम से कम लगेंगे इंस्ट्रक्टर बनने के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने आईटीआई भी करनी है, सीटीआई भी करनी है, देन एक्सपीरियंस भी गेन करना है, ठीक है। देन अचीवेबल, इज इट इन योर पावर टू अकम्प्लिश इट? अब क्या आप इंस्ट्रक्टर बन सकते हो सच में, ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रक्टर बनने के लिए ना सिर्फ क्वालिफिकेशन जरूरी है, आपको हर चीज से अपडेट रहना पड़ेगा। मान लो कि आपकी जो टेक्नोलॉजी है जो इंडस्ट्री में यूज हो रही है, उससे भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि हाँ भाई कौन सी मशीन यूज की जा रही हैं या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में, वो सब चीज आपको पता होनी चाहिए। अब बाकी थिंग्स को रिलेट करने के लिए, जैसे कि मैं आपको अब लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। अब लेक्चर में ये तो है नहीं कि मैं सिर्फ काम की चीज बताऊंगा, आपको रियल लाइफ एग्जांपल ही ना दूं, ठीक है। करंट लाइफ के जो अफेयर्स हो रहे हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो कुछ फैक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या ये आप सब कर पाओगे, ठीक है? क्या इतना ज्यादा सिलेबस जो पूरे 2 साल का सिलेबस है? क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर मान लो एग्जाम्स आ गए उसमें शुरू से बच्चे कह देंगे कि सर मुझे इसका आंसर बताइए, तो क्या आप उसको कह दोगे कि मैं बाद में पढ़ के बताऊंगा? ऐसा तो नहीं कह पाओगे ना। तो आपको क्या करना है, पूरे 2 साल का सिलेबस, 1 साल का सिलेबस पहले ही पढ़ना है, ठीक है। पहले उसको आपका आंसर पता होने चाहिए। तो क्या ये सब आप कर पाओगे? अगर आपकी कैपेबिलिटी है इतना याद रखने की, इतना सब कुछ करने की, तो आप जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये हुआ अचीवेबल, क्या आपके हाथ में है ये चीज करना? ओके। देन नेक्स्ट, रियलिस्टिक, क्या आप जो सपने देख रहे हो इंस्ट्रक्टर बनने के, क्या वो रियल है? क्या सच में आप उसको अचीव कर पा रहे हो, ठीक है, या क्या कर पाओगे? तो इसका मतलब कि जो आपने देखा कि आपने गोल बना लिया अपना कि मुझे इंस्ट्रक्टर बनना है, देख लिया कि 5 साल लगेंगे, उसके बाद क्या मैं कर पाऊंगा? अच्छा, आपने कह दिया मैं हाँ कर पाऊंगा, इतना चीज याद रख लूंगा, ये सब चीजें कर लूंगा, ठीक है, 5 साल के अंदर बन भी जाऊंगा, तो ये मेरा गोल भी होगा इंस्ट्रक्टर बनना। तो ये सब चीज रियल है, ये भी आपने देखना है। अब ये चारों चीजें हो गई, रियल भी है, अचीव भी कर लूंगा, ठीक है, उसके बाद 5 साल लगेंगे, ठीक है, इंस्ट्रक्टर बन जाऊंगा। तो बात आएगी लास्ट, टाइम बाउंड, कितना टाइम लगेगा उस चीज को रियल में करने में? व्हेन एग्जैक्टली डू यू वांट टू अकम्प्लिश इट? क्या ये पॉसिबल है कि आपने 5 साल का टोटल 5 साल का अपना एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है, आईटीआई सीटीआई कर ली, 3 साल आपने एक्सपीरियंस ले लिया, उसके नेक्स्ट डे आपको जॉब मिल जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? जवाब दीजिए मुझे। नो सर। बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या कह रहा है लास्ट वाला, व्हेन एग्जैक्टली डू यू वांट टू अकम्प्लिश इट, या फिर आप कब इसको पाना चाहते हो, और साथ ही साथ आप कब इसको पालोगे, ठीक है, कब पाओगे? कि भैया 5 साल का एक्सपीरियंस तो हो गया, अब मुझे तैयारी करनी है अपनी गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है। कोई भी आपको पता है ना, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको पहले तैयारी करनी पड़ती है, तो आप उसकी तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तैयारी कर लिया आपने, उसके बाद आपने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, कहीं 6 महीने बाद आपको जाके कहीं जॉब मिली है, ठीक है। तो ये हुआ टाइम बाउंड। तो स्मार्ट के बारे में हम जाना क्या था, इसको फुल फॉर्म क्या था, ऑब्जेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट्स। अब जो प्रशिक्षक लगाता है, क्या लगाता है? इसके अंदर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4। जी देखिए, हमारे साथ प्रीति मैम और श्रुति मैम दोनों ही जुड़े हुए हैं। अगर आपको साइकोलॉजी और जो हमारा फर्स्ट यूनिट है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंस्ट्रक्टर, उनसे कोई रिलेटेड क्वेश्चन है तो वो भी आप पूछ सकते हो। मैम आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर, यस सर। ओके। तो पहले हम देखते हैं जो इंस्ट्रक्टर इम्पार्ट्स, इसका क्या मीन है। तो देखिए, जैसे आप सबको पता है, जब आप क्वेश्चनिंग करते हो या फिर क्वेश्चन बनाते हो तो 5 तरह के डब्ल्यू और एक एच का यूज करते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बाय, व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, ये चीजें आप यूज करते हो।
कि क्यों, क्वेश्चन की बात करें तो वाई भी यूज करोगे, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर वाई होना चाहिए या फिर व्हाट होना चाहिए, हु होना चाहिए, व्हेन होना चाहिए, वेयर होना चाहिए और हाउ होना चाहिए। अब हमसे यहाँ पूछा गया है कि जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो उसके अंदर क्या आंसर आएगा हमारा, उसके अंदर आएगा 6W1H, ठीक है। इंस्ट्रक्टर क्या लगाता है, 6W1H। जो हमारा छठा W है वो क्या होगा, whom, ठीक है। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इतनी अच्छी मेरी फ्री हैंड राइटिंग नहीं है, बट whom, WHOM, ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग पार्ट क्या करता है, WHOM, कि वो देखता है कि मैं ये पढ़ाने जा रहा हूँ तो क्यों पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ, जो मेरे स्टूडेंट है वो कौन से हैं, किनको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, और ये मैं कब पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी पता होना चाहिए, और कहाँ पे, लैब के अंदर, मेरी क्लास के अंदर, या फिर जो मेरा वर्क प्लेस है, वर्कशॉप है उसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद हाउ की बात आई तो कैसे मैं उनको टीच करने वाला हूँ, तो ये सब चीज रिलेट करती है इससे, ठीक है। तो ये 6W1H यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अगर कोई साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक कोई क्वेश्चन आया। जी, इन क्लियर थ्योरी 1942, अच्छी जी। अब इनका क्वेश्चन है कि 1940 से लेके 1950 तक की जो थ्योरी है, यानी कि क्या हुआ था, जो ट्रेनिंग शुरू की गई थी कोनी बिलासपुर के अंदर, तो इसमें क्या हुआ था, जितना हमें बुक्स के अंदर हिस्ट्री दी गई है, क्योंकि ये कोई ज्यादा बड़ी हिस्ट्री नहीं है, सिंपल हमें बताया गया है कि कोनी बिलासपुर के अंदर ट्रेनिंग शुरू की गई थी एक्स सर्विसमैन की, यानी कि जो हमारी वर्ल्ड वार के अंदर जो वो यानी जो वार्स के अंदर हमारे जो सैनिक थे उनको ट्रेनिंग दी गई थी, जो रिटायर हो गए थे उनको ट्रेनिंग दी गई थी वोकेशनल ट्रेनिंग की, ठीक है। तो उनको ये ट्रेनिंग कोनी बिलासपुर में 1940 के अंदर शुरू की गई थी, ठीक है। उसके बाद ये करीबन आई थिंक 2 साल चली थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस ट्रेनिंग को बंद किया गया, जी, उस ट्रेनिंग को बंद किया गया और उसके बाद यानी कंप्लीट किया गया। उसके बाद 1946 के अंदर उसी ट्रेनिंग के बेस पे एक और ट्रेनिंग शुरू की गई, जो किसको थी, एक्स सर्विसमैन को प्रोवाइड की जा रही थी, यानी कि जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स थे, यानी कि जो मिलिट्री वाले जवान थे, उनको जो रिटायर्ड थे, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी गई 1940 से लेके अलग अलग फेस में 1950 तक, 10 साल तक इनकी ट्रेनिंग चली थी। जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो क्या किया गया, जो सिविल पर्सन थे, लाइक अगर आम जनता की बात करें, जैसे हम अब स्टूडेंट्स हैं, हम मिलिट्री के अंदर नहीं है, तो उनकी ट्रेनिंग शुरू की गई 1950 में आईटीआई के थ्रू, ठीक है। आईटीआई के थ्रू इनकी ट्रेनिंग शुरू की गई। तो ये सिंपल सी हिस्ट्री है, और आपने जैसा आपने बताया कि जो बुक के अंदर हिस्ट्री है वो सफिशिएंट नहीं है। यस सर, उसमें क्या है सर, पूरा मतलब जैसे कब ये मतलब जो स्टूडेंट के लिए कब खोला गया, या फिर एक सर्विसमैन के लिए कब लागू किया, इस तरह से कुछ एक्सप्लेन कर नहीं रखा उसमें मतलब। तो आप अपनी नोटबुक खोलिए और लिख लीजिए कि जो स्टूडेंट्स ओके। हैं या फिर सिविलियंस हैं, उनके लिए ट्रेनिंग 1950 में शुरू की गई थी, ठीक है। कि जो ओके आईटीआई की स्थापना की गई 1950 में शुरू की गई सिविलियंस के लिए, और जो हमारे मिलिट्री पर्सनल्स थे, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग 1940 में शुरू की गई। सिंपल सी बात है, 1940 में मिलिट्री पर्सनल्स को ट्रेनिंग दी गई, 10 साल तक उनकी ट्रेनिंग चली, यानी कि अलग अलग पार्ट के अंदर। एंड देन जब वो उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, अब बारी थी सिविलियंस की, ठीक है, कि उसके बाद आम जनता को ट्रेनिंग शुरू की गई 1950 के अंदर। ओके, ओके। और आपको सर ये जो सिंपल ये, जी और जो भूतपूर्व सैनिक थे ना था, एक सर्विसमैन, जी उनको मतलब वापस ट्रेनिंग दी गई या उनको फिर हटा दिया गया, मतलब उनके लिए जी क्या जी, किया गया देखिए, है? अगर मान लीजिए अगर आईटीआई के अंदर ट्रेनिंग शुरू हुई है, ठीक है, तो उनको ट्रेनिंग किसने दी? स्किल स्किल डेवलप। नहीं, देखिए, मैं मिलिट्री की बात नहीं कर रहा, मैं टीचर्स की बात कर रहा हूँ कि किसने उनको ट्रेनिंग दी थी। टीचर्स को। नहीं जी, नहीं, टीचर्स को नहीं, जो हमारी जो स्टूडेंट थे आईटीआई के अंदर, उनको ट्रेनिंग किसने दी थी? वो तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए सर ये वाला। ये तो सिंपल सी बात, अब जो 10 साल पहले ट्रेनिंग दी गई है ना, अब उनको 10 साल तक ट्रेनिंग दे दी, उनके बाद क्या हुआ, जो इंडस्ट्री की डिमांड थी उसको पूरा करने के लिए जो बाकी सिविल्स हैं उसको भी ट्रेनिंग देगी।
तो उनके अंदर से ही कुछ इंस्ट्रक्टर थे जो एक्स सर्विसमैन थे, उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि इंस्ट्रक्टर का काम ओके ऐसा है ओके कि अगर आप रिटायर भी हो जाओगे ना, उसके बाद भी आप कहीं भी जॉब कर सकते हो, ट्यूशन दे सकते हो, ठीक है। तो ओके सिंपल सी बात आपने याद रखना, ऐसा आपका कोई क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि सर्विसमैन को कब आपने ट्रेनिंग दी, कब आईटीआई कब शुरू हुई, ये आपका पूछा जा सकता है। 1950 के अंदर आईटीआई शुरू की गई थी, ठीक है। और जो ट्रेनिंग शुरू हुई बिलासपुर के अंदर, कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंदर, वो कब हुई? 1940 में। सिंपल, आप इतना याद रखिए। जो पूरी ठीक है हिस्ट्री है उसको जानने का कोई वो मतलब ही नहीं हमें, ठीक है सर। ओके सर ओके कितनी हिस्ट्री है हमारी बुक्स के अंदर, हमारे इंस्ट्रक्टर्स के पास, सिंपल यही है कि 1940 से 1950 के अंदर इस ट्रेनिंग को दिया गया था। उसके बाद जो सिविलियंस है उसके लिए आईटीआई खोल दी गई थी। ओके। एक चीज लेकिन आपने ध्यान रखनी है, अभी आप अपने अपने स्टेट में ट्रेनिंग ले रहे हो आईटीआई के अंदर, ठीक है। आईटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको कौन हैंडल करता है, ठीक है। उनको पैसे, अगर मान लो फाइनेंशियली हेल्प कौन करता है, कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंटर करता है सर। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जितनी सर भी अगर वो आपकी, जी सर अगर सपोर्ट है तो अगर एनसीबीटी है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ही सपोर्ट करेगा ना, है ना कि जी ऐसा है कि देखिए, अब जब आईटीआई बनाई गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाई, ठीक है। यानी कि हमारी जो केंद्रीय सरकार है, या मैं सिंपल कहूँ अगर आपको समझाने के लिए, मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको बना दिया आईटीआई को। अब क्या हुआ, आईटीआई की संख्या बढ़ती जा रही थी, ठीक है। हर स्टेट के अंदर आईटीआई बना दी गई, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गया, उन आईटीआई को स्टेट गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया गया। यानी कि जितने भी मान लो फाइनेंशियल डिसीजन थे ना, वो कौन लेगी? हमारी स्टेट गवर्नमेंट देगी। अभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हेल्प कर सकती है फाइनेंस के मामले में, लेकिन जितने भी फाइनेंस रिलेटेड मसले हैं अभी, वो कौन करता है? उनको पैसे कौन देता है? सारी जो सैलरी कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देती है, ठीक है। जिस स्टेट के अंदर आईटीआई है ना, वो वाली स्टेट गवर्नमेंट उनको पैसे देगी। और जितने भी रूल्स वगैरह बनाने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। जैसे आपने कहा एनसीबीटी उनको सर्टिफिकेट देती है, तो ये काम रह गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। और जो फाइनेंशियल हेल्प है वो कौन देगी? सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट देगी। ओके। यस सर, यस सर। तो ये आपने क्लियर रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एज इंस्ट्रक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपसे बच्चा पूछ ही ले कि हाँ सर हमारी आईटीआई को पैसे कौन देता है, तो पता होना चाहिए ना ये चीजें। तो यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, जस्ट ए सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, मैस्लो ने हिकरी बनाई थी नीड्स की, कि कौन कौन सी जरूरतें आपकी फर्स्ट है। आप सबको पता है प्रायोरिटीज क्या होती हैं, ठीक है, कि ये चीज मेरे को पहले चाहिए। कि मान लो अगर आप बात करो कि मुझे पहले अपना इंटरनेट चाहिए, ठीक है, विदाउट इंटरनेट मैं फोन यूज नहीं करूंगा, मैं अपनी पढ़ाई कैसे करूंगा? तो ये आपकी नीड हुई ना, आपकी प्रायोरिटी तो ये हुई ना। तो उसी तरह जो हमारे मैस्लो थे उन्होंने नीड्स बना दी। अब हियरार्की का क्या मतलब होता है? अनुक्रम, मतलब किसी चीज को लाइन वाइज लगाना, ठीक है। तो ये था, उन्होंने नीड्स की एक क्रम बना दिया, स्तर बना दिया कि ये मुझे नीड पहले चाहिए, ठीक है, जो मेरी प्राइमरी नीड ये है। तो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें 5 तरह की नीड आपको बताई गई: फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, लव और बिलोंगिंग नीड, देन स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। तो इनमें काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज आए थे काफी, और पहले भी क्वेश्चन पूछे गए कि सर फर्स्ट तो जो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा, ये तो ये ऐसा नहीं है। ये जो हमारा कौन बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें देखिए आप सबसे कम नीचे और सबसे बड़ी नीड कौन सी है यहाँ पे? जवाब दीजिए मुझे। सर सबसे बड़ी है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और सबसे छोटी है सर फिजियोलॉजिकल। जी नहीं, ये गलत है। कोई और? साइकोलॉजिकल है फर्स्ट सर। जी ये आएगा यहाँ पे फिजियोलॉजिकल नीड। जी मैंने यहाँ पे हमारी बड़ी नीड की बात की है, ठीक है। तो आपको इस कौन को उस तरह से नीचे समझ से सकते स्टार्ट होगी ना। जी बिल्कुल नीचे से स्टार्ट होगी, क्योंकि बड़ी नीड कौन सी? हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है। प्राइमरी नीड कौन सी है? फिजियोलॉजिकल नीड, ठीक है। अब इसमें क्या किया दिया हुआ है, तो इसमें कहा गया है फिजियोलॉजिकल नीड्स, कि क्या आप पानी के बिना जिंदे रह पाओगे? कितने दिन? 5 दिन, 7 दिन। उसके बाद क्या पानी के बिना आप जिंदा रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। खाने के बिना जितनी प्रोटीन है उनकी कमी आ जाएगी, ठीक है, भूखे मारे आप वैसे मर जाओगे। और उसके बाद क्या आप नींद के बिना जिंदा रह पाओगे? नहीं। नहीं रह पाओगे।
तो सिंपल सी बात, हमारी जो प्राइमरी नीड है, सबसे बड़ी नीड है हमारी, वो है फिजियोलॉजिकल नीड, कि मुझे टाइम पर खाना भी चाहिए, 3 टाइम का मुझे खाना चाहिए, मुझे 8 घंटे सोना भी है, लाइक 7 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना भी है, वो मेरे को नींद भी चाहिए, ठीक है, मुझे पानी भी चाहिए। तो इस तरह से जो हमारी नीड है फिजियोलॉजिकल नीड, वो हमारी प्राइमरी नीड होगी। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है, इनके बिना हम एक अच्छा जीवन नहीं जी सकते, ठीक है। एंड उसके बाद आगे सेफ्टी नीड। म्यूट Safety. कीजिए, म्यूट कीजिए। अब सेफ्टी नीड में क्या होगा, जहां आप रह रहे हो, ठीक है, आपका घर किसी ऐसी सुनसान जगह पे है जहां कभी भी चोरी हो सकती है, ठीक है, लाइक सिटी के आउटर में आपका घर है, कहीं भी कभी भी चोरी हो सकती है। अगर बाई चांस आप ताला लगा के जा रहे हो, लॉक लगा के जा रहे हो कहीं पे, तो पीछे से चोरी भी हो सकती है। तो क्या ऐसी जगह पे आप रह पाओगे? No. नहीं रह पाओगे, बिल्कुल नहीं रह पाओगे। या फिर हम बात करें आपके हॉस्टल्स की, आपको काफी स्टूडेंट को प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे जो रूम पार्टनर्स हैं वो हमारे पैसे चोरी कर लेते हैं, हमारा सामान चोरी कर लेते हैं। तो वहां पे भी आपका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो खराब हो जाएगा, ठीक है, आपका जो माइंड है वो स्थिर नहीं रह पाएगा, स्टडी में नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जो पैसे हैं वही सुरक्षित नहीं है, आप सुरक्षित नहीं हो। तो उस जगह ये आप हमारी एक सेकंड नीड हुई, ठीक है। खाने पीने के बाद सेकंड नीड कौन सी हुई? सेफ्टी की, कि हमें सुरक्षा भी चाहिए, सोसाइटी से भी सुरक्षा चाहिए, ठीक है। कहीं हम ऐसी सोसाइटी में नहीं रह रहे कि अगर हम सो रहे हैं और पीछे से कोई क्या कर रहा है कि हमारे घर में ही आग लगा रहा है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारी फर्स्ट नीड के बाद कौन सी आई? सेफ्टी नीड। खाने पीने के बाद हमारी सिक्योरिटी भी जरूरी है, हमारी सुरक्षा भी जरूरी है, ठीक है। अब सुरक्षा के बाद और खाने पीने के बाद क्या बात आई? बात आई लव एंड बिलोंगिंग की। क्या विदाउट फैमिली, विदाउट मैं फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, विदाउट अगर आपके पास कोई ऐसा शख्स नहीं है, आपका कोई अच्छा फ्रेंड नहीं है जो आपको ट्रीट करे, ठीक है। यानी कि अगर मान लो आप ऐसा होता है कि काफी यूथ के जो अडल्ट हैं हमारे, या फिर मैं बात करूँ हमारे टीनेजर्स हैं, उनके साथ क्या होता है, छोटी सी बात किसी ने कह दी, उनका माइंड खराब हो जाता है। अब उनको समझाने के लिए कोई साथ देने वाला चाहिए, उसका कोई फ्रेंड चाहिए, उसका कोई पार्टनर चाहिए, ठीक है, लव्ड वन चाहिए, कोई तो चाहिए ना। तो ये भी हमारी एक नीड हुई, ठीक है। सेफ्टी और फिजियोलॉजिकल नीड के बाद क्या आई? लव और बिलोंगिंग नीड, क्योंकि हमें कोई साथ देने वाला भी चाहिए, हमें कोई प्यार करने वाला भी चाहिए, तो ये एक नीड आएगी। अब इन सब के बाद क्या आएगी? स्टीम नीड, ठीक है। स्टीम नीड क्या होता है? सम्मान, ठीक है। जैसे कि आपने अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो यही सोच रहे होंगे कि अब मैंने यहाँ पे, अगर मैं दिन के अंदर 24 में से 16 घंटे या 14 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे CITS टॉप करना है, एटलीस्ट मेरी क्लास टॉप करनी है, या फिर मैंने जो मेरा कॉलेज टॉप करना है, कॉलेज के बाद जितने भी CITS की ट्रेड्स हैं, जितने भी कॉलेज हैं, उनके अंदर मैंने टॉप करना है, या फिर मैंने पूरा ऑल इंडिया टॉप करना है। तो ऐसी इच्छा तो आप सभी रखते होंगे ना, या नहीं रखते? रखते हैं सर। जी बिल्कुल रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। अगर आप एम करोगे कि मुझे 90% चाहिए, तो कहीं जाके आपके 85-86% आएंगे, ठीक है। तो ऐसी इच्छा रखनी भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आएगी स्टीम नीड। अब स्टीम नीड भी हो गई, इन चारों नीड के बाद क्या आएगी? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या आएगा कि आप जैसे हो, लोग आपको उस तरह से ही एक्सेप्ट करें, उस तरह से ही ट्रीट करें, ठीक है। उसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप अब फिजिकल की बात करें, जैसे कि मान लो कुछ कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है, किसी की हाइट बहुत कम होती है, ठीक है, और कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है। तो ये है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर मैं हूं, अगर जैसा मैं हूं आप मुझे एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्या आएगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अगर आपको लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा? आप अच्छे तरह उस सोसाइटी में, उस जगह पे नहीं रह पाओगे, ओके। तो ये मैस्लो ने बनाई थी, कुछ नीड्स बनाई थी, उनका अनुक्रम बनाया था। हियरार्की का क्या मतलब होता है? अनुक्रम, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी हो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है वो लास्ट नीड है, फिजियोलॉजिकल नीड हमारी प्राइमरी नीड है, ठीक है। अब सबको क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। उत्कर्ष शर्मा Sir, yes, sir, yes, sir. ठीक। प्रिया तिवारी, आपको ये क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। और कोई क्वेश्चन? आई थिंक एक दो क्वेश्चन रहते थे, बताइए कौन सा क्वेश्चन आप पूछ रहे थे? सर
जी बोलिए। सर क्रिकपैट्रिक मॉडल के बारे में क्लियर कर दीजिए। जी, किर्कपैट्रिक ने असेसमेंट मॉडल बनाया था जिसमें 4 लेवल थे। अब फर्स्ट लेवल से 4 लेवल हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये एक असेसमेंट मॉडल बनाया था, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब ये किसके लिए बनाया था, मान लीजिए आप खुद पे भी इसको अप्लाई कर सकते हो। अब आप ये मत सोचिए कि आप वही आईटीएच के ट्रेनी हैं या फिर आप सीटीएच के ट्रेनी हैं कि हमें 1 साल यहाँ पे कॉलेज जाना है, कि हम तो स्टूडेंट रह गए। जब आपने सीआईटीएस में एडमिशन ले लिया, आधे जो टीचर है, आधे इंस्ट्रक्टर तो आप तभी बन गए थे, ठीक है, क्योंकि वो आपके साथ टैग जुड़ गया ना कि हाँ ये इंस्ट्रक्टर बनने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, तब से ही आपने अपनी कैसे आपने इंस्ट्रक्शन देने हैं, ठीक है, कैसे खुद को रिप्रेजेंट करना है दूसरों के सामने, तब से ही सोचना शुरू भी कर दिया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 असेसमेंट मॉडल दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्टर भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, एज इंस्ट्रक्टर आप इसको यूज कर सकते हो। फर्स्ट हमारा जो है लेवल 1 के अंदर क्या दिया हुआ है, रिएक्शन। रिएक्शन में क्या है, डिड द लर्नर एंजॉय द ट्रेनिंग। अब खुद से सवाल पूछिए कि जो मेरा तरीका है पढ़ाने का, जो मेरा बोलने का तरीका है, क्या बच्चे उससे सो तो नहीं जाएंगे। अगर मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, बोलता जा रहा हूँ, बच्चे नींद ले रहे हैं, ठीक है, तो वो आएगा रिएक्शन के अंदर, क्या ट्रेनी जो मेरे को सुन रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, बीच बीच में कोई जोक क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की चीज आप यूज कर सकते हो। जो सेकंड था हमारे पास लर्निंग, डिड द लर्निंग ट्रांसफर ओक्योर। अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है, अब मैंने आपको ये 50 क्वेश्चन पढ़ाए, ठीक है, उसका आंसर बताया। अब मैंने मान लो कल की क्लास मैंने 2-2.5 घंटे आपके साथ प्रिपरेशन भी की है, ठीक है, उसके बाद मैंने आपको समझाया भी है, बोला भी है, उसके बाद भी मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी क्या जो मैं बताना चाह रहा था आपको, रियल में क्या चीज थी, उसका मतलब क्या था क्वेश्चन का, वो क्या आपको सच में पता चला है, या फिर मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये लर्निंग में आपको असेस करना है कि क्या जो हमने लर्निंग दी, हमने नॉलेज दी, वो क्या ट्रांसफर हुई, जो मेरे पास ज्ञान था वो दूसरों के पास पहुंचा। तो ये आपने क्वेश्चन करना है। आप देख पा रहे हो सभी लेवल के अंदर क्वेश्चन लगे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो थर्ड लेवल के अंदर क्या था, इम्पैक्ट, क्या आपका बिहेवियर चेंज हुआ, ठीक है। आपका बिहेवियर मतलब जैसे आप सबको पता है, जो हमारी वोकेशनल ट्रेनिंग है उसके अंदर 3 एलिमेंट होते हैं, 3 चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वो कौन सी होती है, आंसर दीजिए। नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड। जी बिल्कुल राइट, नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड। नॉलेज हमारे लर्निंग के अंदर आ गई, देन बिहेवियर, क्या उस पर इफेक्ट पड़ा। अब मैंने आपको 3 महीने ट्रेनिंग दी, ट्रेनिंग मैथोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब ट्रेनिंग मैथोलॉजी के अंदर क्या है, सिंपल सी बात कि कैसे दूसरों को ट्रेनिंग देनी है, कैसे क्लास लेनी है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, क्या आपका कोई इफेक्ट पड़ा। अगर मैंने आपको बताया कि आप लेक्चर देते टाइम, लेसन प्लान पढ़ाते टाइम क्या करोगे, एक जगह खड़े नहीं रहना, आपने अपने हाथों को पीछे नहीं करना है, गेस्चर पोस्टर से आपके भरी होनी चाहिए आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है, हाथ आपके हिलते रहने चाहिए, और जो आपके गेस्चर्स है वो इस तरह होने चाहिए जो उस चीज को अच्छे से डिनोट करे, उस चीज को अच्छे से समझाए, ठीक है। तो क्या मैंने इतने बताने के बाद भी आपको कोई इफेक्ट हुआ, क्या आपके बिहेवियर में चेंज आया, क्या आप जो पढ़ा रहे हो क्या अच्छे से आप पढ़ा पाए उस चीज को, ठीक है, या फिर आपका जो एज ए इंस्ट्रक्टर आपका जो बिहेवियर होना चाहिए था वो बना, क्या आप वही बच्चों जैसी हरकतें तो अभी नहीं कर रहे, जैसे आप पहले कर रहे थे ना कि छोटी छोटी बातें पे आप लड़े जा रहे हो, ठीक है, अभी भी तो आप वैसा काम नहीं कर रहे। आपकी जो आपको कहते हैं ना स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड, क्या आपका एटीट्यूड चेंज हुआ, तो ये सब आपने पूछना है, ठीक है। कि मान लो अब आप आईटीआई वाले बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, आईटीआई वाले बच्चे आप भूल जाइए कि आपको कोई +2 वाला मिलेगा, ठीक है, सिंपल 10th वाला स्टूडेंट आ रहा है, वो क्या है, बिल्कुल बच्चा ही तो है ना, स्कूल से आ रहा है, उसको नहीं पता कि कॉलेज में कैसा बिहेव करना है, ठीक है, कैसे एनवायरनमेंट मिलेगा। अब एक चीज आपको भी पता है कि जब भी बच्चे आते हैं स्कूल से तो यही सोचते हैं कि हमारा जो आईटीआई है वो एक कॉलेज है, आपको पूरी फ्रीडम होगी कुछ भी करने की, आप अपने भाई बहन की तरह जो बड़े हैं आपसे, उनकी तरह पार्क में बैठ के पढ़ पाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता ना। तो उनका बिहेवियर आपने चेंज करना है, उनकी मेंटेलिटी को चेंज करना है, ठीक है, कैसा बनाना है, एक ऐसा उनकी मेंटेलिटी बनाना है, ऐसा बिहेवियर बनाना है उनका, ऐसा एटीट्यूड क्रिएट करना है उनके अंदर कि वो एज ए एम्प्लॉय सच में वो परफॉर्म भी कर पाए, ठीक है। जैसे मतलब वो कंपनी में जा रहे हैं तो
कंपनी में जाने के बाद उनको ऐसा फील ना हो कि जो आईटीआई वालों ने तो हमारे पास बच्चे भेज दिए, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट के अंदर आएगा। देन रिजल्ट्स, डिड द ट्रेनिंग इन्फ्लुएंस परफॉर्मेंस, ठीक है, सॉरी, ठीक है, जो हमारी परफॉर्मेंस थी, जो स्किल परफॉर्म करने की हमारी प्रक्रिया थी, उसके अंदर कोई सुधार आया। जैसे मान लीजिए अब मेरी ट्रेड है ड्राफ्टमैन सिविल, पहले मैं जो छोटे छोटे मेरे पेज थे, ब्लैंक पेज ले लिया, उसके ऊपर मैंने पेंसिल चला दी, ठीक है, सिंपल मैं वैसे ही बनाया जा रहा हूँ किसी भी चीज को, ट्राइंगल को ऐसे बनाया जा रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कौन सा मेथड है। अब उसके बाद मैंने पूरी 2 साल ट्रेनिंग ली है, उसके बाद तो मेरे को पता होना चाहिए ना कि भाई ये जो लाइन है नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे लगनी चाहिए, या फिर जो मेरी बॉर्डर लाइन है इतनी थिक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज आपने उसको असेस करना है कि क्या आपकी टीचिंग उतनी इफेक्टिव थी, ठीक है। तो ये सब चीज आएगा किर्कपैट्रिक के असेसमेंट मॉडल के अंदर। 4 लेवल्स हैं, सिंपल आपको याद रखना है, क्या आप बच्चे एंजॉय कर पा रहे हैं, सेकंड जो मैं नॉलेज दी वो ट्रांसफर हुई, थर्ड क्या उनका बिहेवियर चेंज हुआ, और जो फोर्थ है जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी उनमें कोई सुधार आया या नहीं आया, ठीक है। सर जी हेलो बोलिए। सर, जी ये जी मॉडल कब बना था, किर्कपैट्रिक मॉडल? जी, आई थिंक इसकी तो मेरे को कोई जानकारी नहीं है, बट लेवल्स मैंने आपको बताए हैं। जब जी हम सर। इनके डिस्कस करेंगे तो हम पूरी ब्रीफ के अंदर जानकारी लेंगे, ओके। क्योंकि जी मैंने सर, जी क्वेश्चन इस तरह से डाटा इस तरह से कलेक्ट किया था कि जो आपको इंपॉर्टेंट जानकारी है क्वेश्चन से रिलेटेड, वो पूरी जानकारी भी मिले, और साथ ही साथ ज्यादा टाइम भी वेस्ट ना हो, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, आपको ही पता है, ठीक है सर। यस सर, यस सर, ओके सर। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक चीज और पूछनी थी मुझे, जैसे अपने जो ये एनएसक्यूएफ लेवल आते हैं ना, लेवल 1 2 3 4 5, तो जैसे जी अपना अपन जैसे वो कर रहे हैं, सीआईटीएस कर रहे हैं, तो उनके लिए जो बुक्स चलती है उस पर लिखा होता है एनएसक्यूएफ लेवल 6, और जो आईटी वगैरह में चलती है उन पर लिखा होता है लेवल 5 4 3। तो ये 7 8 9 10 ये क्या है फिर आगे ऐसा? जी, मैं आपको बताऊं, पहले मैंने सर 2 लेक्चर लिए ये थे। एनएसक्यूएल लेवल है। जी जी जी, एनएसक्यूएफ के लेवल क्या है, आपका क्वेश्चन मेरे को समझ नहीं आया, बट मैं आपको बताऊं, आपका क्वेश्चन भी एनएसक्यूएफ से रिलेटेड है। तो एनएसक्यूएफ के ऊपर मैंने 2 सेशन लिए थे, 2 लेक्चर है, आई थिंक 2 घंटे के लेक्चर होंगे, आप देख सकते हैं। तो अच्छा फर्स्ट के अंदर मैंने बताया था एनएसक्यूएफ कैसे बना, कब बना, क्या चीज है उसके अंदर, ठीक है, लेवल क्या होते हैं, ये सब ओके चीज मैंने बताई। सेकंड के अंदर मैंने बताया कि जो आईटीआई का लेवल है वो कौन से लेवल का है, ठीक है, जो आईटीआई की हमारी ट्रेड है वो कौन से लेवल की है, सीटीआई की कौन से लेवल की है, और जो 7th लेवल है वो कौन सा होगा, 8th कौन सा होगा, ठीक है। तो अच्छा जी वो आपका क्वेश्चन है कि 7th लेवल कौन सा होगा, तो ये हाँ वेरी अच्छा करता है अलग अलग फील्ड के हिसाब से, ठीक है। जैसे अगर आपकी फील्ड है इलेक्ट्रिशियन की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, तो उसके अंदर अलग ओके लेवल होगा, ठीक है। अगर आपकी फील्ड आईटी से रिलेटेड है तो वो अलग होगा, अगर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपकी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, ठीक है, अगर आप किसी ने 8th पास कर ली, ठीक है, 8th पास करने के बाद वो मजदूर बन गया, उसको ज्यादा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, वो अपना फिजिकल कोई काम करना चाहता है, तो वो लेवल 1 के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके अब जिसने 10th पास कर ली, आप सबको जैसे मैंने बताया 10th के मैथ के ऊपर देखोगे, 10th की बुक के ऊपर देखोगे, एनएसक्यूएफ लेवल 2 लिखा हुआ है, 10th पास कर ली तो भैया वो असिस्टेंट मैसन बन जाएगा, कि जो मिस्त्री की हेल्प करने वाला बन गया, कि उसको बेसिक बराबर मैथ वगैरह आता है ना, कि कैसे दीवार सही करनी है, सीधी कैसे जाएगी, ठीक है। तो ये सब बेसिक नॉलेज हो गए। अब जैसे उदाहरण के लिए जो शॉर्ट टर्म कोर्स आते हैं वो एक तरह से लेवल 2 है, जो शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं पीएमकेवाई है, जैसे एक जी दो ऐसा है महीने कि के। सभी के लेवल तो हमें ऐसे याद नहीं रह सकती कि कौन से का, क्योंकि अलग अलग वेरी करते हैं ना। अब जैसे आप ये ओके देखोगे हमारी जो आईटीआई है ना, 136 ट्रेड है, उसके अंदर 3 कैटेगरी हैं, दिव्यांग ट्रेड, इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो उसके अंदर भी ओके लेवल 3 से लेके लेवल 5 तक हमारे ट्रेड्स मिल हाँ जाएंगे, ठीक है। हाँ 3 जी 4 5 आ जाता है उसमें बराबर। 3 4 5 आ जाता है। तो लेवल 7 में हम कह सकते हैं कि जो हमारे अगर मान लो लेवल 6 के अंदर इंस्ट्रक्टर आ गया, ठीक है, अगर मैं अपने वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करूं, लेवल 6 के अंदर हमारा इंस्ट्रक्टर आ गया, तो लेवल हाँ 7 में हमसे बड़ा कौन होता है, वोकेशनल इंस्ट्रक्टर से बड़ी पोस्ट किसकी होती है, बताइए आप मुझे। मेरे हिसाब से ग्रुप इंस्ट्रक्टर होना चाहिए। जी बिल्कुल, ग्रुप इंस्ट्रक्टर, तो लेवल 7 में ग्रुप इंस्ट्रक्टर आ जाएगा। अब हाँ हाँ लेवल 7 में भी आपने देखा होगा उनका काम क्या होता है, उनका काम ये होता है कि उनको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए हर चीज की, वो दूसरों को अच्छी तरह हैंडल कर सके, मतलब एक ग्रुप के अंदर हैंडल कर सके। तो सिंपल सी बात, लेवल 7 के अंदर हमारे जीआई आ जाएंगे, ठीक है। ओके ओके अब लेवल 8 की बात करें, अब जीआई के ऊपर काम कौन करेंगे,
वाइस प्रिंसिपल है जैसे मान लो। जी, लेवल 8 के अंदर जैसे वाइस प्रिंसिपल आ गया या फिर प्रिंसिपल भी आ सकते हैं अकॉर्डिंग हाँ टू प्रिंसिपल। हाँ देयर एक्सपीरियंस। उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से उनका लेवल हो सकता है। ठीक है सर। ओके ओके। और बाकी मैंने आपको एक लिंक शेयर किया था उसी वीडियो के अंदर कि आप अपनी जो जॉब है उसको एक लेवल का वो दिया था, सॉरी एक साइट का मैंने लिंक दिया था, उसमें चेक कर सकते हो कि एनएसडीए के हिसाब से जो क्यूपी है उसके हिसाब से आपकी ट्रेड कौन से लेवल की है। ठीक है, या फिर जो आप काम कर रहे हो वो कौन से लेवल का है। ठीक है सर, आप उसमें चेक कर सकते हो एक पार्टिकुलर किसी जॉब की या फिर किसी पार्टिकुलर ट्रेड की। ठीक है ये कहाँ यूट्यूब पे मिल जाएगी सर ये लिंक? यूट्यूब जी पे है? बिल्कुल, हमारे जी लिंक आपको मिल जाएगा। हमारे चैनल में मैंने क्लासेस ली थी जिसके अंदर मैंने लर्निंग आउटकम के बारे में बताया था। उस ओके पीडीएफ के अंदर मैंने लिंक दे दिया था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक दे दिया, वहां से चेक कर सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर। हेलो और कोई सर। क्वेश्चन? जी हेलो सर। बोलिए। जी सर एनएसक्यू के लेवल 10 है ना? जी सर 10th लेवल में क्या होता है सर? पीएचडी वगैरह वाले आते हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया 10th लेवल के अंदर क्या होता है। 10th लेवल के अंदर आपकी नॉलेज इतनी बढ़नी चाहिए कि मान लो कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, अगर मान लो आप इंस्टीट्यूट लेवल पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, जो लेवल 10 पे काम कर रहा है, और उसमें क्या करना है, बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि जो सर हमारा टाइमिंग है वो 9 सही नहीं है। मान लो जैसे ठंड का मौसम है तो 9 टाइमिंग सही नहीं है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ठीक है, या फिर बाकी जो बच्चे पढ़ नहीं रहे तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, नई टेक्निक्स लेके आना कि या फिर कोई नई टेक्निक लेके आना कि बच्चे जिससे ज्यादा पढ़ सके। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्विंग काम लेवल 9 और लेवल 10 के होते हैं। तो कहीं भी प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि लेवल 9 हो गया लेवल 10 होगा। सर प्रॉब्लम सॉल्विंग तो एनएसक्यू 6 और 7 में भी होते हैं। जी देखिए, तो वो मॉडरेट लेवल की है ना, लेकिन जब लेवल हाई हो जाए कि एक पूरे ग्रुप के अंदर जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसके अंदर लेवल 10 आ जाएगा। अब जैसे इन्होंने आदि कुमार ने कहा लेवल 10 में साइंटिस्ट आते हैं, तो हो सकता है जी सर हमने पढ़ा था, हमने सब पढ़ा है पीएचडी वगैरह में जितने आते हैं डायरेक्टरेट वाले तो इसमें आते हैं। पीएचडी लेवल के जितने आते हैं सर इसमें आते हैं। जी, तो जैसे मैंने आपको कहा, आप एक पार्टिकुलर जो जॉब का लेवल चेक कर सकते हो साइट पे जाके। ओके सर। सर ये लिंक और एक बार कोई आप डाउट? ये लिंक दे दीजिएगा सर थोड़ा सा। जी मैं बिल्कुल। वैसे मैं आप यूट्यूब पे वैसे मैं सर्च करूंगा, मान लो नहीं मिला तो एक बार आप शेयर कर जी, दीजिएगा। मैं आपके ग्रुप में लिंक शेयर कर दूंगा, वहां से भी चेक कर सकते हो कि कौन सी जॉब की कौन सा लेवल आएगा। और सर ये आज वाली जो क्लास है ना उसको आप जी, करोगे क्या, यूट्यूब पे डालेंगे अगर ताकि आप क्या है चाहे तो उसमें मैं डाल सकता हूँ, क्योंकि हाँ सर, अगर आप डाल चाहो तो दीजिएगा, डाल जी दीजिएगा सर। ओके। जी सर इसकी लेवल पीडीएफ भेज लोवेस्ट होता दीजिएगा सर ग्रुप में। जी। सर इसकी पीडीएफ भेज दीजिएगा, पीपीटी की ओके, पीडीएफ भेज मैं दीजिएगा ग्रुप में शेयर कर दूंगा। फिर ग्रुप से ऑलरेडी में। मैं कर चुका हूँ सुबह, बट आज मैं अब फिर कर दूंगा। हमारे पास 8 मिनट का टाइम है, कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, या फिर सभी क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं आपके? यस सर। सर ओके, ब्लूम आई टेक्सोनॉमी थिंक के बारे में सर। जी, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आपका जो टेस्टिंग है उसके अंदर आएगा। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेकेंड। अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में अलग अलग लेवल हैं, ठीक है, ये भी एक लेवल दिए गए हैं इसके अंदर कि जो फर्स्ट जो चीज है हमारी वो उसमें आएगा रिमेम्बर करना। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि मतलब सर अलग अलग चीज अलग अलग लेवल हो गया। जब हम बच्चे थे हमको एबीसीडी सिखाई गई, ठीक है, तब हमें एबीसीडी सिखाई गई। उसके बाद क्या किया गया, हमें मैथ बताया गया कि 2+2 क्या होगा, 4 होगा। उसको अंडरस्टैंड भी तो करना है ना कि 2+2 हमेशा 4 ही क्यों होगा। ठीक है, अब देन उसके बाद थोड़ी डिफिकल्टी आई उसको अप्लाई करने में। अब 2 4 2 हमें कहीं अप्लाई भी करना है। ठीक है, 2 4 2 क्या होगा, 4 होगा, उस चीज को अप्लाई भी करना है, फॉर्मूलाज को अप्लाई भी करना है। देन एनालाइज। अगर मान लो आप 10th लेवल में आ गए, ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में हो गए, अब उसके बाद उसको एनालाइज करना है। कोई चीज सिखाई जा रही है या फिर किसी चीजों को कंपेयर करना है। ठीक है, जैसे कि आपको कह दिया जाए, क्योंकि 10th के अंदर 10th+2 के अंदर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप इन चीजों का वर्णन कीजिए या फिर उनके बीच में जो डिफरेंस है वो बताइए। तो ये एनालाइज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, किसी चीज को डिफरेंशिएट करना, किसी चीज को कंपेयर करना, ठीक है, या फिर किसी चीज को एग्जामिन करना, ये भी एनालाइज के अंदर आएगा। देन इवेल्युएट,
जो चीजें हैं उनको इवेल्युएट करना, मतलब इवेल्युएट कैसे, उनके बारे में गहनता से जानना, ठीक है, किसी चीज के बारे में अच्छे से जानना, उनको इवेल्युएट करना। और जो लास्ट हमारा क्रिएट, अब नई चीजें क्रिएट करना, किसी मॉडल को डिजाइन करना, किसी मशीन को डिजाइन करना, ये सब आएगा क्रिएट के अंदर। तो इस तरह से ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में आपके जो लेवल्स है वो दिए हुए हैं। ओके सर ये 2001 इस्टेब्लिश हुआ था और पुराना वाला 1956 हुआ था। जी, तो ये जो इस्टेब्लिश, हम इसको नहीं कह सकते, इस्टेब्लिश कोई कंपनी होती है, कोई काउंसिल होती है, ठीक है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को कब बनाया था? बनाया था 1956 के अंदर। जी 1956 के अंदर, जब इसको रिवाइज किया गया 2002 के अंदर इसको रिवाइज किया गया। हाँ सर। सर ये एडी मॉडल कौन बनाया था सर? एडी मॉडल कौन बनाता है? मतलब एडी मॉडल सबसे पहले जो बनाया था, किसने बनाया था? सर मेरे एक क्या कहते हैं, एक दोस्त ने मेरे से पूछा, मेरे को पता नहीं था इसलिए नहीं बता पाया। बस इतनी हमें जानकारी था कि यूएस आर्मी ने वो करी थी, तो कौन किसने बना था उसका नाम नहीं पता है। जी, तो जब ये सेशन होगा हम उसके बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि अभी इतनी जानकारी भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं है कि हम उसको सर्च करें, ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद को कोई क्वेश्चन? अभी भी 5 मिनट है हमारे पास। सर ये जितने भी कौन होते हैं ना, जितने भी कौन, ये जैसे अभी डेल वाला बताया या ब्लूम टैक्सोनॉमी बताई, जितने भी कौन बनते हैं उनकी स्टार्टिंग सब में बॉटम से होती है, मतलब फर्स्ट लेवल बॉटम वाला होगा और टॉप वाला सबसे लास्ट वाला होगा, ऐसा है या सबसे में वेरी करता है? हो सकता है, जितने भी मैंने देखे हैं उनका स्टार्टिंग वो नीचे से होती है, ठीक है, लेकिन नीचे से है ना? कुछ है जिनकी जो स्टार्टिंग है शुरू में हो जाती है, ठीक है सर। तो वो वेरी करता है अच्छा। अलग अलग मॉडल के हिसाब से। ओके ओके। तो मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ कि जितने भी हमारे मॉडल्स हैं या फिर जितने हमारे चार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मैस्लो का हो गया, ठीक है, हायरार्की ऑफ नीड्स हो गया, या फिर एडी मॉडल की बात करो, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी हो गया, ठीक है, या फिर लेसन प्लान, जितनी भी ऐसी चीजें हम एक सेशन में कवर करें, ताकि जो, क्योंकि आपको पता है इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, ठीक है, इनके बारे में यस। पूरी जानकारी हम एक सेशन के अंदर ही ले लें, ठीक है? एडर कौन का सर, वो उसमें ऊपर से होता है उसका? जी वही तो, डेल्स कौन, उसमें क्या एक्सप्लेन किया कि जब अगर आप ऑडियो से पढ़ाओगे, सिर्फ आवाज से पढ़ाओगे तो कितना कम समझ पाएगा, उसके बाद अगर ऑडियो विजुअल होगा तो कितना आएगा, तो उसके अंदर ये ऊपर से शुरू होगा, ठीक है। ओके सर। तो आपको ये नहीं है कि एक चीज बना लेनी है कि जितने भी कौन सा वो नीचे से शुरू होंगे या ऊपर से शुरू होंगे, आपने हर चीज को समझना है अच्छे से, ठीक है। अगर मान लो आप कौन पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ रहे हो, तो उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, ठीक है। जब तक आप उस चीज को, आप 1 घंटा 2 घंटा किसी चीज पे नहीं लगाओगे तो अच्छे से याद नहीं होगी। अब इन चीजों को, अब किसी चीज की डेट याद रखना अलग बात है। हेलो, तो आपने हर चीज को अच्छे से समझना है ताकि आप उनको याद रख सकते हैं, ठीक है, समझ पाए अच्छे से हर चीज को। ओके, तो एक चीज हो सकती है, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो जितने भी मॉडल्स हैं या फिर टैक्सोनॉमी है, ठीक है, इन सब का हम क्या करेंगे, एक अलग से सेशन बनाएंगे। जैसे हमने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म याद की थी ना, उसी तरह हम क्या करेंगे, सिंपली एक जो, जैसे कब इनको बनाया गया, कब इनमें चेंज लाया गया, या फिर हमारी जो 5 थ्योरी है उनको कब बनाया गया, इसके ऊपर एक सेशन रखेंगे ताकि आप अच्छे से उस चीज को याद रख सकें, ठीक है। ओके, तो आई थिंक सबके क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके हैं। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। सर एग्जाम का क्या है सर, अगस्त में होंगे वो सितंबर तक जाएगा सर? जी एग्जाम्स का हम अभी कुछ नहीं कह सकते, डीजीटी की तरफ से कोई लेटर नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, जो आई थिंक मैंने आज हैदराबाद का लेटर देखा था, हाँ सर। तो उसमें क्या था, जो हमारे स्टाफ थे वो एक कोरोना की वजह से गुजर भी चुके हैं, और कुछ जो स्टाफ्स हैं वो अभी पॉजिटिव भी पाए गए हैं। तो जितने भी अच्छा ऐसा? हैदराबाद के अंदर, जी ऐसा, बिल्कुल ऐसा, तो उनको क्लोज कर दिया गया 31 जुलाई तक। तो आप भी सेफ रहें, घर में रहें, अगर कोई काम ना हो, जरूरी काम ना हो तो आप बाहर मत जाएं। और अभी जो रिसर्च हुई है करंट, उसके हिसाब से जो कोरोना है उसको एयरबोर्न पाया गया। एयरबोर्न क्या होता है?
जो हैदराबाद में टीचर का डेथ हुआ है वो कोरोना से नहीं, उसका पहले से ही मतलब ना उसको दिक्कत है, फिजिकल दिक्कत है थोड़ा उसको। ये ऐसा है कि उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन जो लेटर में लिखा गया था तो वो यही था कि उनकी डेथ हुई है और जो 2-3 हमारे स्टाफ है वो पॉजिटिव पाए गए। ठीक है। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि जो अभी रिसर्च हुई है, आई थिंक 253 साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने बताया कि जो कोरोना है वो एयरबोर्न है, हवा से भी फैल सकता है। ठीक है, क्योंकि 5 माइक्रोन से भी छोटा उसका जो पार्टिकल होगा और वो हवा में फैल सकता है। तो आप ध्यान रखिए, पहले आप जो कपड़े या फिर जो फैब्रिक से बने मास्क यूज कर रहे थे तो उनका इस्तेमाल कम करके आप N95 मास्क का यूज कीजिए, काफी मार्केट के अंदर अवेलेबल ही है। अगर जितना हो उसके बाहर मत जाइए आप। ओके। और ये पूछ रहे हैं जो कोलकाता का लेटर आया था जी, कोलकाता का ये है कि जो स्टूडेंट्स अपनी की ले आए हैं हॉस्टल के अंदर, उनका लेटर में साफ साफ लिखा गया कि आप 27 तारीख से पहले की भेज दीजिए ताकि हम जो आपके हॉस्टल है उनको सैनिटाइज कर सकें। अब उसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि आपको बुलाया गया है। ठीक है, तो अपनी जो कीज अगर आपके पास है हॉस्टल की तो विद उसका नेम नंबर लिख के आप भेज दीजिए। ओके जी। तो इनका क्वेश्चन है कि जो माइक्रो टीचिंग के अंदर नीचे नंबर लिखे हैं वो उनका क्या मतलब है। तो उनमें सिर्फ ड्यूरेशन दी गई है कि आपको जो टीचिंग करनी है उसके में कितना टाइम लेना है, 6 मिनट का आपका टाइम होना चाहिए। अब उसके बाद जो सुपरवाइजर आपको फीडबैक देने उसके अंदर 6 मिनट होने चाहिए। अब उस फीडबैक के ऊपर आपको कितना टाइम लग रहा है रीप्लान करने में, 12 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। देन उसको रीटीच करने में 6 मिनट का टाइम और रीफीडबैक का आपको 6 मिनट का टाइम। तो ये था हमारा जो माइक्रो टीचिंग। ओके ओके, तो टाइम पूरा हो चुका है। थैंक यू ऑल, बाय बाय, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम है भी नहीं। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू जी